हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू पीटी नीट। जो चैप्टर हम लोग आज करेंगे वो है अपना 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15, नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। एक पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी थी। बेसिक पढ़ लिया था, ब्लड क्या है वो पढ़ा था, प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें कर ली थी और प्लस ब्लड ग्रुपिंग भी देख लिया था, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग देख लिया था, आरएच ब्लड ग्रुपिंग देख लिया था। आज हम लोग को स्टार्ट करना है कोगुलेशन ऑफ ब्लड से। जितना भी चैप्टर बचता है आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। बाकी अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो मेरे ही चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको क्लास 11th एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का फोल्डर मिल जाएगा। वहां पे आपको जितने भी चैप्टर्स अभी तक हुए हैं ना, सारे हम लोगों ने एनसीईआरटी से कवर किए हैं, सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो वहां से जाके देख सकते हो। बाकी आज हम लोग कोगुलेशन ऑफ ब्लड से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी अगर आपका डाउट आता है, कोई चीज ऐसी रहती है जो कि आपको समझ में नहीं आता है, तो कमेंट में जाकर के जो भी आपका डाउट है वहां पे जाके पूछ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या है? यू नो दैट हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, एनसीईआरटी लेकर के आओ मेरे साथ साथ। एनसीईआरटी लेकर के आओ, एनसीईआरटी में जो भी चीजें हम हाईलाइट करा रहे हैं उसको हाईलाइट करते चलो। और अगर हाईलाइट नहीं भी करना है, देखो हाईलाइट ना हमेशा अपने हिसाब से करना चाहिए। कोई टीचर क्या करा रहा है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी वहां पे हम बोल देंगे, या फिर कोई भी जिससे भी आप पढ़ते हो वो आपको बोल देंगे कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हाईलाइट कर दो। बाकी जब भी बायोलॉजी करो ना, तो वहां पे मेरे या किसी भी और एजुकेटर के कहने पे हाईलाइट मत करो कि हाँ जो जो पॉइंट्स हम हाईलाइट करें वो आप हाईलाइट करते चलो। वो आपको समझाने के लिए हम हाईलाइट कर रहे हैं। आप जब हाईलाइट करो, आप मान लो आप अभी मेरे साथ पढ़ रहे हो, आप रीड करते हुए चलो, उसके बाद जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है या फिर बार बार आप भूल रहे हो उसको हाईलाइट करो। क्योंकि देखो एनसीईआरटी में ऐसी कोई लाइन नहीं है जहां से सवाल नहीं आता है और नहीं आ सकता है, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या आप पूरी बुक नहीं कलर कर सकते? तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जो फ्रीक्वेंटली आप भूल जा रहे हो उसको हाईलाइट करते चला करो। और जो चीजें आपको ऐसी लग रही है कि जैसे यहाँ पे आप कोगुलेशन ऑफ ब्लड में देखोगे ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो इसको आप यहाँ साइड में लिख सकते हो कि हाँ कैसे फाइब्रिन बनता है, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होने, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ साइड में लिख सकते हो। ये बेसिक चीजें थी, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता क्या है। देखो, यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, जब भी आपकी उंगली में चोट लगती है, योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड। मान लो कहीं पे चोट लग जाती है, वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, तो क्या ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहती है? आंसर आएगा नहीं। योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड। कंटिन्यूसली ब्लीडिंग नहीं होती रहती है एक लंबे टाइम तक, थोड़े टाइम के बाद वो आपकी बंद हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डू यू नो व्हाई, ऐसा हो क्यों रहा है? फिर बोला गया कि ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। ब्लड क्या करता है? ब्लड में कोगुलेशन या क्लॉटिंग होती है, किसके रिस्पॉन्ड में? इंजरी या ट्रॉमा के रिस्पॉन्ड में। जब भी आपको कहीं पे भी चोट लगेगी, जब भी आपको चोट लगेगी, वहां से ब्लीडिंग होगा, तो उसके रिस्पॉन्ड में देखो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग नहीं हो सकती। कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होगी तो आपको एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा, तो आपको पता है उससे फिर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लड क्या करता है? ब्लड क्लॉट करता है, ब्लड में कोगुलेशन हो जाता है, मतलब खून आपका जम जाता है। अब कोगुलेशन हो कैसे रहा है? वहां पे क्या होता है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और उसमें होता क्या है, बेसिकली आपके फाइब्रिन के थ्रेड्स होते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। कुछ इस तरीके के फाइब्रिन के थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके के फाइब्रिन के थ्रेड होते हैं। अब ये फाइब्रिन के थ्रेड में है क्या क्या? फाइब्रिन के थ्रेड में आपके डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। क्या? डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। एक एक वर्ड सुनते हुए चलोगे ना, कुछ चीजें यहाँ पे याद हो जाएंगी, 50-60% चीजें। देखो आप लोग कोई भी क्लास लगाते होगे ना, मेरे साथ भी होता था, सबके साथ होता है कि जब आप कोई भी टीचर को सुन रहे होते हैं ना, तो आपको क्या लगता होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज चलो ठीक है समझ में आ भी जा रहा है, बट हमारे दिमाग में नहीं रह रही है। आपको क्या करना है, क्लास लगाना है, क्लास के बाद एक बार खुद से रिवाइज करना है। आप सिर्फ बायो में ऐसा मत करो, आप हर सब्जेक्ट में ऐसा करो, क्योंकि जब भी आप लोग सिर्फ टीचर को सुनते रहते हो ना, क्योंकि वहां पे आपका दिमाग यूज नहीं हो रहा है, वहां पे टीचर आपको समझा रहे हैं, सिर्फ आप बैठ के सुन रहे हो। तो आफ्टर क्लास आप एक बार खुद से रिवाइज किया करो, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, जो भी क्लास में पढ़ाया गया है, अगर आप फोकस्ड होकर के पढ़े हो तो 50-60% चीजें आपको क्लास में ही लर्न हो जाएंगी। उसके बाद आपको एक दो बार रिवाइज करोगे, हर चीज आपके प्रैक्टिस में आ जाएगी। क्वेश्चन कर लो, काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, बस बार बार रिवाइज करते चलो। फिर लिखा गया है कि दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum. एक dark reddish brown scum बन जाता है जहां पे आपको चोट लगी होती है थोड़े टाइम के बाद। इट इज ए क्लॉट और कोगुलम, ये क्लॉट और कोगुलम होता है, फॉर्म्ड मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन। किससे बना होता है आपका क्लॉट या कोगुलम? किससे मिलकर बना होता है? नेटवर्क होता है। किसका? फाइब्रिन की थ्रेड का नेटवर्क होता है। कुछ इस तरीके से फाइब्रिन की थ्रेड का नेटवर्क होता है, इसको फाइब्रिन बोलते हैं। और फाइब्रिन में क्या है? फाइब्रिन में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ब्लड के, ठीक है, यही यहाँ पे ट्रैप्ड होते हैं। तो फाइब्रिन में क्या है आपका? डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट है ब्लड के।
ठीक है, आप समझ में आ गया कि जहां पे आपका ब्लड क्लॉट होता है वहां पे नेटवर्क बन जाता है फाइब्रिन का, और नेटवर्क जो फाइब्रिन का है, थ्रेड, फाइब्रिन थ्रेड का है, वहां पे क्या ट्रैप रहता है आपका, डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड, ये आपका ट्रैप रहता है। अब इसके बाद बोला गया कि फाइब्रिन कहां से बना, हर चीज तो ठीक है, फाइब्रिन बन गया, अब ये बताओ फाइब्रिन कहां से बना। तो फाइब्रिन कहां से बनता है, यहां से लेके यहां तक हर एक चीज हम लोग अब पढ़ेंगे नोट्स में, ठीक है, क्योंकि वहां पे हर चीज उल्टी दी गई है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है कि मान लो आपको कहीं पे चोट लगी, इंजरी हुई, चोट लगी, उसके बाद वो स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट्स को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक लाइन लिखी गई है प्लेटलेट्स में कि प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेज मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कि जो आपका प्लेटलेट्स है वहां से प्लेटलेट्स बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे रिलीज करता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो जब आपको कहीं पे चोट लगती है, जब आपको कहीं पे चोट लगती है, इंजरी होता है, तो वहां से क्या होता है कि वो स्टिमुलेट करेगा प्लेटलेट्स को, और प्लेटलेट्स में ऑलरेडी सर्टेन फैक्टर्स थे जो कि क्लॉटिंग कराने में हेल्प करेंगे। तो प्लेटलेट्स क्या करेगा, रिलीज करेगा इन कुछ फैक्टर्स को, प्लेटलेट्स रिलीज कर दिया। अब ये कुछ फैक्टर्स कौन से थे, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, क्या था, कौन से थे, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन था, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, एक्टिवेट करता है थ्रोम्बोकाइनेज को, काइनेज जहां पे लग जाए, जिसके भी लास्ट में एज आ जाए समझ जाओ एंजाइम है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको एक्टिवेट करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज को। अब थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव था इनएक्टिव, तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्रोथ्रोम्बिन कैसा रहेगा आपका इनएक्टिव, और थ्रोम्बिन कैसा रहेगा एक्टिव। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, जब आपको चोट लगी डरना नहीं है, हर एक चीज क्लास में समझते ही चलना, 2-3-4 बार रिवाइज कराया जाएगा, ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपको हर एक चीज यहीं पे याद हो जाएगी। तो देखो इंजरी हुई, प्लेटलेट से स्टिमुलेट हुआ, प्लेटलेट से क्या रिलीज हुआ, कुछ फैक्टर्स रिलीज हुए, ठीक है। फैक्टर्स क्या करते हैं, कोगुलेशन में हेल्प करेंगे। फैक्टर्स कौन से थे, थ्रोम्बोप्लास्टिन था, थ्रोम्बोप्लास्टिन था। अब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो क्या एक्टिवेट करेगा, जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये आपका एक्टिवेट करता है थ्रोम्बोकाइनेज को, किसको, थ्रोम्बोकाइनेज को, थ्रोम्बोकाइनेज को। अब थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव स्टेट में था, ये इसको कन्वर्ट करेगा एक्टिव स्टेट थ्रोम्बिन में, किसमें, थ्रोम्बिन में। इतना समझ में आ गया कि थ्रोम्बोकाइनेज क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। थ्रोम्बोकाइनेज क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव था इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये थ्रोम्बिन एक्टिव है, अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन जो कि इनएक्टिव था इसको कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन आपने प्लाज्मा में सुना होगा, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव था, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में। हर चीज एनसीईआरटी में लिखी गई, बट एनसीईआरटी में पता है कहां से स्टार्ट है कि आपका नेटवर्क ऑफ थ्रेड फाइब्रिन बन गया, ठीक है। फाइब्रिन बनता कैसा है, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से, कौन बनवाता है, थ्रोम्बिन कैसे बना, प्रोथ्रोम्बिन से, प्रोथ्रोम्बिन कैसा था, इनएक्टिव, कौन हेल्प किया, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। तो एनसीईआरटी में यहां से लेके यहां तक गया है, बट एक्चुअल में आपका जब भी चोट लगती है तो पहले प्लेटलेट स्टिमुलेट होगा, कुछ फैक्टर रिलीज करेगा। मेरे साथ साथ एक बार बोलते चलो, प्लेटलेट्स था, ठीक है, इंजरी हुई, इंजरी स्टिमुलेट किया प्लेटलेट्स को, वहां से कुछ फैक्टर्स रिलीज हुए, कौन से फैक्टर्स थे, थ्रोम्बोप्लास्टिन था। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। अब ये फाइब्रिन एक्टिव था, अब ये फाइब्रिन ही तो था जिसका नेटवर्क था जब ब्लड क्लॉट हो रहा था, वहां पे ब्लड क्लॉट हो किसकी वजह से रहा था, ब्लड क्लॉट में क्या आपको देखने को मिला था कि नेटवर्क था वहां पे, थ्रेड ऑफ फाइब्रिन के थ्रेड का नेटवर्क बना होता है वहां पे, और इस फाइब्रिन में क्या क्या ट्रैप हो रहा है, फाइब्रिन में आपके डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट ट्रैप्ड हो जाते हैं। इतनी सी ही चीज लिखी गई है। इसके बाद लास्ट लाइन लिखी गई है कि जो कैल्शियम आयन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिर्फ इतना लिखा गया है, बट थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि उल्टा उल्टा लिखा गया है। एक बार साथ साथ देखते हुए चलो, देखो Fibrin are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सब कुछ उल्टा लिखा गया है। देखो क्या बोला इन्होंने कि फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन कहाँ प्रेजेंट था, आपका प्लाज्मा में प्रेजेंट था, करेक्ट। कौन कन्वर्ट करा रहा है, कन्वर्ट कराता है थ्रोम्बिन, कौन करा रहा है, थ्रोम्बिन। ये यहाँ पे लिखा गया एंजाइम थ्रोम्बिन कन्वर्ट कराता है। अब नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड, थ्रोम्बिन अब किससे बना है, थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन किससे बना, थ्रोम्बिन बना आपका प्रोथ्रोम्बिन से, थ्रोम्बिन बना किससे, प्रोथ्रोम्बिन से। अब ये बोला
कौन प्रोथ्रोम्बिन बनवा रहा है? एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है थ्रोम्बोकाइनेज जो कि रिक्वायर्ड होता है एवरी रिएक्शन के लिए। यहाँ पे एक एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है थ्रोम्बोकाइनेज, 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 ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज। तो हुआ क्या क्या देखो, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज ही था जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है दिस कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बाय ए सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शंस, जिसको कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। कई सारे रिएक्शंस थे, एंजाइमेटिक रिएक्शंस थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कैस्केड प्रोसेस बोला जाता है। इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट था। देखो आपका इनएक्टिव स्टेट में आपका फाइब्रिनोजन भी प्रेजेंट है और प्रोथ्रोम्बिन भी प्रेजेंट है। कहाँ है ये सब? प्लाज्मा में ही तो प्रेजेंट है, ये सब प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो वही लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि जो कैस्केड प्रोसेस होता है उसमें कई सारे ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। कैसे? इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन जब क्लॉटिंग करानी होगी तो उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है, एक्टिव होना पड़ेगा। एन इंजरी और ए ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर व्हिच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। आपको अब आप ये लाइन समझ में आ रही है? जो सबसे ऊपर लिखी होनी चाहिए थी वो सबसे नीचे लिखी गई है कि जब चोट लगती है तो वहां से प्लेटलेट्स स्टिमुलेट होकर के कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करेगा जो कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड में के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो कौन सा फैक्टर था? थ्रोम्बोप्लास्टिन था, थ्रोम्बोप्लास्टिन था। देखो यही मैंने यहाँ पे बोला था ना कि जब ब्लड कोगुलेशन कराना होगा, आपको इंजरी होगी, कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है प्लेटलेट्स स्टिमुलेट होगा, कुछ फैक्टर्स रिलीज करेगा, फैक्टर होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करेगा। थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट कर दिया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव था, थ्रोम्बिन हो गया एक्टिव। अब ये जो थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन क्या करता है? जो प्लाज्मा में आपका फाइब्रिनोजन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में, और यही फाइब्रिन के जो थ्रेड होते हैं ये नेटवर्क बना करके वहां पे क्लॉट बना देते हैं, ठीक है, वहां पे क्लॉट बना देते हैं। तो जो एक्सेसिव ब्लड का लॉस हो रहा होता है वो प्रिवेंट हो जाता है क्योंकि अब वहां पे क्लॉट बन चुका है। अब इसमें और कौन हेल्प करता है? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी आल्सो कैन इनिशिएट कोगुलेशन। ये हो गया। कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में। कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्लॉटिंग में। इतना हो गया आपका ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देखो सिंपल सी चीज है, एक बार सुन लो आपको याद हो जाएगा। जब भी हमें चोट लगती है कहीं पे तो क्या वहां से कंटिन्यूअसली ब्लड लॉस होता रहता है? नहीं होता है। अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा अल्टीमेटली आदमी के अंदर से खून खत्म हो जाएगा, होगा यही होगा ना कि अगर कंटिन्यूअसली ब्लड लॉस होता रहेगा तो क्या होता है? वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, कोगुलेशन हो जाता है, वहां पे ब्लड क्लॉट बन जाता है, इसी को बोलते हैं कोगुलम बन गया है। अब जो क्लॉट बना वो किसकी वजह से बनता है? वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किसकी वजह से बनता है? जो फाइब्रिन के थ्रेड है वो वहां पे नेटवर्क बना लेते हैं। फाइब्रिन के थ्रेड क्या बना लिए? फाइब्रिन के थ्रेड वहां पे नेटवर्क बना लेते हैं। अब जो फाइब्रिन का थ्रेड है इसमें क्या प्रेजेंट था? इसमें डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट थे। अब ये फाइब्रिन का थ्रेड बना कैसे? क्या सिर्फ फाइब्रिन का थ्रेड बन जाता है? नहीं। तो जब आपको यहाँ पे सिंपल से एक बार देख लो कि जब इंजरी होती है तो वहां से इंजरी क्या करता है? स्टिमुलेट करेगा प्लेटलेट्स को। किसको? प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करेगा। और प्लेटलेट्स कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, सर्टेन फैक्टर्स रिलीज करते हैं, ठीक है, कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं। फैक्टर्स होते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये कुछ फैक्टर्स क्या करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज कर दिया, करेक्ट। अब ये क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम बना देता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है। कौन सा एंजाइम? थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन जो कि हमारी प्लाज्मा में प्रेजेंट है, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। किसमें? थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है? इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन में। और यही तो फाइब्रिन का नेटवर्क है, यही तो फाइब्रिन के थ्रेड का नेटवर्क है जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ वहां पे क्लॉट बन गया है। समझ में आ गया? इतना सी चीज थी। अब इसके बाद एक आयन की बात की गई है कि जो कैल्शियम आयन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। और कौन कौन सा इनएक्टिव था, कब एक्टिव हुआ, ये भी याद रखिएगा कि प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव था, फाइब्रिनोजन भी आपका इनएक्टिव ही है, ठीक है। कैस्केड प्रोसेस होता है। इतनी सी बात थी आपकी कोगुलेशन ऑफ ब्लड की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लिम्फ की। लिम्फ क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? देखो जब हम लोग देखते हैं ना कि ब्लड की सप्लाई होती है, जैसे मान लो ये आपका टिश्यू है, ये आपका कैपिलरीज है, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए बताया जा रहा है कि जब टिश्यू है ये कैपिलरीज है, ठीक है, ये है कैपिलरीज, ये है आपका टिश्यू। तो जब कैपिलरीज से टिश्यू में कुछ जाता है, क्या ही जाएगा? O2 जाएगा। जब टिश्यू से कैपिलरीज में कुछ नहीं जाता है, CO2, ठीक है, O2 इधर गया, CO2 इधर गया, ठीक है। जब भी ब्लड इधर से इधर
मूव करता है तो कुछ अमाउंट में कुछ फ्लूइड यहाँ पे रिलीज हो जाता है, ठीक है, कुछ लीकेज हो जाता है। यही जो अमाउंट लीक करता है इसी को बोला जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, या इसी को इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इसी को टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है। अब एक बार रीड कर लो कि एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, जब ब्लड टिश्यू में कैपिलरीज के थ्रू पास करता है, कुछ वाटर along with water soluble substances मूव कर जाते हैं स्पेसेस में बिटवीन सेल्स ऑफ टिश्यूज की सेल्स के बीच में मूव कर जाते हैं। क्या क्या मूव किया है? कुछ वाटर और कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मूव कर जाते हैं। क्या क्या बचता है? लार्जर प्रोटीन्स नहीं मूव कर पाते हैं और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे बड़े बड़े आरबीसी वो भी नहीं मूव कर पाता। लार्जर प्रोटीन और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं कुछ बड़ी साइज के वो भी मूव नहीं कर पाते। क्या क्या मूव किया? वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ये आपके ब्लड वेसल्स में रह जाते हैं। तो क्या आपने देखा कि जब आपका ब्लड कैपिलरी से टिश्यू में मूव करता है तो उस टाइम पे लीकेज हो जाता है, ठीक है, उस टाइम पे लीकेज हो जाता है। अब ये जो लीकेज हुआ इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसी को इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड बोला जा रहा है। इसमें क्या होता है? इसमें वाटर होगा और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होगा। क्या नहीं होगा? इसमें लार्जर प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होता। फॉर्म्ड एलिमेंट सिंपल सा सोचो कि लीक हो गया, एक चीज थी वो यहां से यहां जा रही थी, एक कोई चीज थी इसके थ्रू यहां से यहां जा रही थी, बट यहां से जब ये जा रही थी यहां पे लीकेज हो गया। तो ये जो लीकेज होता है इसको क्या बोलते हैं? लीकेज किसका किसका हुआ? कुछ वाटर था, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस था, इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इसको टिश्यू फ्लूइड बोला जा रहा है। करेक्ट, इतना बोला जा रहा है। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे लीकेज हो गया, ठीक है, क्या हमेशा यहाँ पे लीकेज होता रहेगा? एक बाल्टी पानी है, अगर आप एक बकेट है, अगर आपको उसमें पानी भरना है तो क्या हमेशा उसी एक बकेट में पानी भरेंगे? कभी ना कभी तो ओवरफ्लो होगा ना। तो हमें उस बकेट के पानी को कहीं ना कहीं और ट्रांसफर करना होगा ताकि वो बकेट खाली हो सके, वापस से जो लीकेज हो वहां पे फिल हो सके। तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें आपका वहां का फ्लूइड चला जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में और वहां से आपके मेजर वेन्स में चले जाते हैं। यही इतनी चीज आपके एनसीईआरटी में लिखी गई है जो कि बच्चों को नहीं समझ में आता। सिंपल सा चीज समझो, जब भी कैपिलरी से टिश्यू में आपका ब्लड मूव करेगा कुछ चीजें लीक हो जाती हैं वहां से। क्या लीक होता है? कुछ वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। क्या लीक नहीं हो पाता? वो होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर बड़े साइजेस के प्रोटीन्स, ठीक है। अब जो लीकेज होता है इसी को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाता है। अब जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे लीक हो गया, अब इसको कहीं ना कहीं तो पास कराना होगा ना, तो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू होता हुआ मेजर वेन्स में चला जाता है और वहीं पे आपका न्यूट्रिएंट का या फिर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। अब देख लो एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लो कि एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, जब आपका ब्लड पास करता है कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू में, कुछ वाटर के साथ साथ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस स्पेसेस में मूव कर जाते हैं। क्या क्या नहीं मूव कर पाता है? लार्जर प्रोटीन और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड वेसल्स पे ही रह जाते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं। द फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द, जो फ्लूइड रिलीज हुआ है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इसी को टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है। और इट हैज द, इसका सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे प्लाज्मा का होता है। जैसे प्लाज्मा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसा ही, क्योंकि लीकेज तो वहीं से हुआ है ना, ठीक है, लीक तो आपका ब्लड का ही कुछ पार्ट लीक हुआ है ना, तो जो जो चीजें वहां थी वो चीजें यहाँ होंगी। लार्जली जो लार्जर प्रोटीन्स थे और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे वो नहीं आए हैं, तो जो प्लाज्मा का कंपोनेंट होगा वही तो यहाँ पे भी होगा। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी गई है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस बिटवीन द ब्लड ऑफ द सेल अकर्स थ्रू दिस फ्लूइड, इसी फ्लूइड के थ्रू आपका एक्सचेंज होता रहता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड। मैंने बोला था ना कि बकेट है उसमें पानी भरोगे तो भरता भरता तो उसको कहीं ना कहीं हमें शिफ्ट करना होगा, तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है। एक लिम्फेटिक वेसल होता है, पूरा सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कलेक्ट करता है और मेजर वेन में ले जाके ड्रॉप कर देता है। तो एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट करेगा इस फ्लूइड को और वापस भेज देगा मेजर वेन्स में, उसको भेज देगा मेजर वेन्स में। जो फ्लूइड प्रेजेंट है लिम्फेटिक सिस्टम में उसी को बोलते हैं लिम्फ, उसको क्या बोलते हैं? लिम्फ बोल रहे हैं। लिम्फ कैसा है? कलरलेस है, आरबीसी नहीं प्रेजेंट है ना, लिम्फ कलरलेस है। क्या प्रेजेंट है उसमें? लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट जहां जाए तो समझ जाओ कि बॉडी के इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रहा होगा। और लिम्फोसाइट क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में बॉडी के। लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन। फैट आर एब्सॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो फैट होता है, फैट एब्सॉर्ब कहाँ होगा? फैट लिम्फ के थ्रू एब्सॉर्ब होता है। कहाँ पे? लैक्टियल जो कि प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल विलाई में। इंटेस्टाइनल विलाई में जो लैक्टियल प्रेजेंट होता है वहां पे फैट एब्सॉर्ब होता है थ्रू लिम्फ। इतना समझ में आ गया? देखो एक बार वापस से देख लो कि सिंपल सी चीज मैंने क्या बोला कि जो आपका कैपिलरीज है, ठीक है, जब आपका ब्लड पास करेगा टिश्यू में तो कुछ अमाउंट वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस का वो लीक कर जाता है। सेम कंस्टिट्यूएंट होगा जैसे प्लाज्मा का होगा। क्या लीक नहीं होता है? लार्जर साइज के प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट लीक नहीं होते।
ठीक है। जो लीक हुआ उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोला जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इसी को टिश्यू फ्लूइड बोला जाएगा। अब जब वो टिश्यू फ्लूइड वहां पे आ गया तो वो कहीं ना कहीं तो उसे भेजना पड़ेगा हमें, तो एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है वही टिश्यू फ्लूइड को ले जाकर के कलेक्ट करता है और उसको मेजर वेन में ले जाके ड्रॉप कर देता है। अब जो फ्लूइड आया आपका लिम्फेटिक सिस्टम में उसको क्या बोलते हैं, उसी को लिम्फ बोल रहे हैं, उसी को लिम्फ बोल रहे हैं। लिम्फ क्या है, लिम्फ आपका कलरलेस फ्लूइड होता है क्योंकि आरबीसी तो प्रेजेंट ही नहीं है ना, आरबीसी प्रेजेंट ही नहीं है वहां पे। इसके बाद लिखा गया है कि उसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट आपके बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर। लिम्फ किसका किसका ट्रांसपोर्ट कराएगा, न्यूट्रिएंट का और हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कराता है। फैट भी आपके लिम्फ के थ्रू ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इतना सा था आपके लिम्फ का पार्ट। ठीक है, हम लोगों ने दो चीजें कर ली है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड और लिम्फ का। थोड़ा सा लंबा लेक्चर जाएगा क्योंकि हमें पूरा चैप्टर कवर करना है, तो थोड़ा सा तो लंबा जाएगा। ठीक है, चलो देखो। अब आता है यहां से आपका सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे, सर्कुलेटरी पाथवे हम लोग दो टाइप का देखते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं जहाँ पे हर चीज एक समझ लो एक बकेट है, उसी में हर चीज नहा रही है। ये हम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा था। बट जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहां पे आपको प्रॉपर आर्टरी दिखेगा, प्रॉपर आर्टरी वेन्स दिखेगा, प्रॉपर आपको वेसल्स दिखेंगी, हर चीज वहां पे आपको अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में दिखती है। बट ओपन में ऐसा नहीं होता। तो एक बार देख लो कि द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के सर्कुलेटरी पैटर्न्स होते हैं, एक होगा ओपन, एक होगा क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं ऑर्थ्रोपोड और मोलस्क में। कहां कहां पे प्रेजेंट होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्थ्रोपोड और मोलस्क में प्रेजेंट होगा। उसमें क्या होता है, इन विच ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, ब्लड पंप होता है हार्ट से और लार्ज वेसल्स में मूव करेगा, लार्ज वेसल से होता हुआ ओपन स्पेसेस या बॉडी कैविटी में चला जाता है, जिसे साइनसेस बोलते हैं। बॉडी कैविटी था, वहीं पे आपका ब्लड चला जाता है, वहीं पे आपके ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, हर चीज वहीं पे डूबी हुई होती है। इसके बाद बात की गई है एनालिट्स एंड ऑर्थ्रोपोड्स की। एनालिट्स एंड कॉर्डेट्स में क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, ब्लड को पंप करेगा हमेशा और सर्कुलेट करेगा थ्रू ए क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के क्लोज नेटवर्क के थ्रू सर्कुलेट होता रहता है। दिस पैटर्न इज कंसीडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस होता है एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। सिर्फ यहाँ पे ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की गई है कि जो ओपन होता है वहां पे ब्लड जो होता है, ब्लड आपका पास किया लार्ज वेसल्स के थ्रू और कहां पे जाके चला जाता है, वो एक ओपन स्पेस होता है, बॉडी कैविटी उसको बोलते हैं या इसी को साइनसेस बोलते हैं। उसके बाद बात की गई है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एग्जाम्पल एनालिडा एंड कॉर्डेटा। वहां पे क्या होता है कि ब्लड पंप करता है हार्ट, हमेशा आपका हार्ट ब्लड पंप करेगा, किसके थ्रू, क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू, वो पूरी बॉडी में जाता रहता है। इसके बाद बोला गया है कि दिस पैटर्न ज्यादा एडवांटेजियस आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, वेल डेवलप्ड था। अब बात की गई है कि कितने चैम्बर के आपके हार्ट होते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे 2 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट एंड 4 चैम्बर हार्ट। 2 चैम्बर हार्ट अगर बात करोगे तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स पॉसेसेस ए मस्कुलर चैम्बर हार्ट, सारे वर्टिब्रेट्स के पास मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, मतलब जो हार्ट होगा वो चैम्बर्ड होगा उसमें। फिशेस हैव ए 2 चैम्बर हार्ट, फिशेस के पास 2 चैम्बर हार्ट होता है, एन आर्ट्रिया एंड एन वेंट्रिकल। एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल विद 2 आर्टरिया एंड 1 सिंगल वेंट्रिकल। वहीं पे अगर क्रोकोडाइल की बात करो, क्रोकोडाइल बर्ड और मैमल, वहां पे 4 चैम्बर हार्ट होगा, 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल। हम लोगों ने क्या देखा, देखो जब फिशेस था, ठीक है, फिश में क्या होता है, फिश में आपका 2 चैम्बर हार्ट है, 2 चैम्बर हार्ट है। इसके बाद बात की गई एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की, यहां पे 3 चैम्बर हार्ट है। अब रेप्टाइल्स में भी एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स, क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स में कितने चैम्बर हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट है। तो जब 2 चैम्बर हार्ट है तो 1 आर्टरिया 1 वेंट्रिकल, 3 चैम्बर हार्ट 2 आर्टरिया 1 वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हार्ट इक्वल 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल। सिंपल सी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे इन्होंने अब आगे पूरा डिटेल में बताया है कि जो फिशेज में 2 चैम्बर हार्ट है, सॉरी सिस्टम गड़बड़ हो गया, कि जो फिशेज में 2 चैम्बर हार्ट है उसमें किस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से हो रहा है, कहाँ गया, देखो इन फिशेज द हार्ट, देखो फिशेज में बात करोगे ना तो फिशेज में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट में हमेशा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता रहेगा। हार्ट में क्या हमेशा, यहाँ पे देखो सर्कुलेटरी पाथवे, 2 चैम्बर हार्ट किस में होता है, 2 चैम्बर हार्ट है आपका फिशेज में, 3 चैम्बर हार्ट है आपका एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में। एम्फीबिया ये सब आपको याद होना चाहिए, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में
तो 4 चैम्बर हार्ट रहेगा आपका क्रोकोडाइल, और बताओ क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स में, क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स में। ठीक है, अब इन्होंने एक एक करके सारे के सर्कुलेशंस बताएं कि किस तरीके से होता है। तो देखो, जब आप बात करोगे फिशेस की, तो फिशेस में क्या होता है कि हार्ट हमेशा डीऑक्सीजनेटेड, ये मान लो हार्ट है, ठीक, हार्ट में हमेशा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हार्ट में आएगा। ठीक है, तो हार्ट क्या करेगा, क्या उसको प्योर करता है? नहीं, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, वो भेजता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके पास? गिल्स के पास भेजता है। फिशेस की बात हो रही है, गिल्स के पास भेजता है। गिल्स के पास क्या गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। अब गिल्स क्या करेगा? गिल्स उसको प्योर करता है, ऑक्सीडेंटेड ब्लड बनाता है, भेजता है बॉडी के पास, बाकी के जितने भी ऑर्गन्स बचते हैं उसके पास भेजेगा। अब ऑर्गन प्योर चीजें ले लिया, ऑक्सीडेंटेड ब्लड ले लिया, डीऑक्सीडेंटेड ब्लड जो कि इंप्योरिटीज होती हैं उसको रिलीज कर देगा, और ये साइकिल चलती रहती है। तो आपने क्या देखा कि हार्ट है, इस एक लाइन हमेशा याद रखना कि जो हार्ट होता है फिशेस का, वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेगा, हमेशा उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और कोई नहीं आएगा। जो हार्ट होता है उसमें हमेशा कैसा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा। तो हार्ट में आया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कहां गया? गिल्स के पास गया। गिल्स क्या करेगा? गिल्स अब उसको प्योर करेगा, गिल्स उसको ऑक्सीजनेटेड बनाता है, गिल्स उसको प्योर किया। तो कहां पे ब्लड आपका प्योर हुआ? गिल्स के थ्रू होता है, तो गिल्स उसको ऑक्सीजनेटेड बनाया। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है, वो जाएगा आपके ऑर्गन्स के पास। ऑर्गन्स के पास हम लोग इम्प्योर तो भेज नहीं सकते, डैमेज होगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपके ऑर्गन्स के पास। अब ऑर्गन्स के पास अच्छी अच्छी चीजें आ गई, तो जो टॉक्सिन्स हैं, जो इंप्योरिटीज हैं, वो तो वो निकालेगा ना। तो जो ऑर्गन के था, ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है वापस से हार्ट के पास, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आपने देखा कि हार्ट में एक ही बार आ रहा है, एक ही बार निकल रहा है, तो इस तरीके के सर्कुलेशन बोलेंगे सिंगल टाइम चल रहा है, तो इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन किसमें होता है? सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में होता है। कैसे हो रहा है? हार्ट है, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, भेजता है गिल्स के पास, गिल्स उसको ऑक्सीजनेटेड करके बाकी के पूरे बॉडी ऑर्गन्स के पास भेज देता है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से निकलता है, हार्ट के पास जाता है, और ये सर्कुलेशन आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसको बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। इतना सा था आपका फिशेस के सर्कुलेशन के बारे में। इसके बाद अब बात की गई है नेक्स्ट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के बारे में। वहां पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, क्यों होगा वो भी देख लेते हैं। अब वहां पे आपके पास 3 चैम्बर हार्ट आ गया। कैसा? अब वहां पे आपके पास 3 चैम्बर हार्ट आ गया, 2 आर्टरिया, ठीक है, राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया। ओहो, गलत हो गया, वेंट्रिकल तो एक ही था ना, 1 वेंट्रिकल। अब यहाँ पे क्या होता है? राइट आर्टरिया से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट आर्टरिया से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ पे आकर के वेंट्रिकल में दोनों ब्लड मिक्स हो जाता है। तो वेंट्रिकल में क्या होता है कि जो 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर हार्ट एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे वेंट्रिकल्स में ब्लड की मिक्सिंग होती है। क्या होती है? यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग होती है। देखो, राइट आर्टरिया से भी ब्लड आ गया, लेफ्ट आर्टरिया से भी ब्लड आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। वेंट्रिकल में क्या होता है? मिक्सिंग हो जाती है। ये चीज होता है आपके किसमें? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है। फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होगा, 2 चैम्बर हार्ट। देखो, हार्ट हमेशा क्या रिसीव करेगा? हार्ट ऑलवेज रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गिल्स के पास भेजेगा, गिल्स उसको ऑक्सीजनेटेड करके और बॉडी ऑर्गन्स के पास भेज देगा, फिर वहां से वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के हार्ट के पास चला जाएगा। ये होता है आपका सिंगल सर्कुलेशन, जो कि होगा आपके फिशेस में। अब बात की गई 3 चैम्बर हार्ट की। 3 चैम्बर हार्ट कहां पे है? 3 चैम्बर हार्ट आपके एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगा। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में हो रहा है। 3 चैम्बर हार्ट में क्या होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल होगा। 2 आर्टरिया है, 1 वेंट्रिकल है। तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट आर्टरिया में, और गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट आर्टरिया में। और कहां पे आके मिक्स हो जा रहा है? वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको मिक्सिंग देखने को मिलेगी। एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में आपको 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, 3 चैम्बर हार्ट वहां पे नहीं होता। ठीक है, मिक्सिंग पूछा गया, तो मिक्सिंग कहाँ होगी? मिक्सिंग होगी आपकी 3 चैम्बर हार्ट वाले एनिमल्स में। कहाँ कहाँ पे? एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। 4 चैम्बर हार्ट होता है क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल, 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल। ठीक है, एक बात याद रखना, अभी से ही याद कर लो कि ये ह्यूमन हार्ट की बात की जा रही है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर? टोटल 4 चैम्बर। ठीक है, सारी चीजें बाकी बाद में देखना। 4 चैम्बर होते हैं। इधर आपका राइट आर्टरिया, इधर आपका लेफ्ट आर्टरिया, इधर आपका राइट वेंट्रिकल, इधर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो राइट वाला पार्ट होगा, राइट वाला पार्ट, इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये पहली बात हो गई। अब एक बात और याद करो कि जब राइट आर्टरिया से ब्लड निकलेगा, राइट आर्टरिया से ब्लड निकलेगा, ये जो ब्लड निकलेगा ये किसके थ्रू निकलेगा? इधर होती है, राइट आर्टरिया के पास होगी पल्मोनरी आर्टरी। क्या? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा? किसके थ्रू? एओर्टा। ये याद करना पड़ेगा आपको। राइट वेंट्रिकल, इसको ऐसे याद कर सकते हो, राइट वेंट्रिकल और इधर आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे हल्का सा क्रिस क्रॉस हो जा रहा है कि एक साइड का पल्मोनरी आर्टरी याद कर लो, दूसरे साइड का पल्मोनरी वेन आपको अपने आप याद हो जाएगा। थोड़ा सा क्रॉस करके देख लेना कि राइट वेंट्रिकल में से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट आर्टरिया में आ रहा है आपका पल्मोनरी वेन, ठीक है। इस साइड, राइट साइड आपका क्या है? राइट साइड आपका क्या होता है? और डीऑक्सीडेटेड ब्लड आएगा। लेफ्ट साइड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। राइट वेंट्रिकल से कौन निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन निकली? एओर्टा। ये 3-4 चीजें हैं, सिर्फ इतना याद कर लो, फिलहाल इतना याद कर लो, ठीक है। इसके बाद जो ब्लड को लेकर के आएगा राइट आर्टरिया में, ये होती है आपकी वेना कावा। तो टोटल 4 वेसल्स के बारे में हम लोगों ने देखा यहाँ पे, कौन कौन सी? एक है वेना कावा, एक है पल्मोनरी वेन, एक है पल्मोनरी आर्टरी, एक है आपका एओर्टा, ठीक है। एक बात बताओ कि वेन्स कैसी ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टरी, जब भी आपसे पूछा जाए कि आर्टरी कैसा कैरी करेगा, तो आर्टरी हमेशा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेगी। और जो वेन्स होता है, वेन्स हमेशा आपका डीऑक्सीजनेटेड ही कैरी करेगा, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आर्टरी होती है, ठीक है, जो आर्टरी होती है ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसे कैरी करना था, लेकिन आप पल्मोनरी आर्टरी देखोगे ना, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। वहीं जब भी आप वेन्स के बारे में पढ़ोगे तो वेन्स को हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिंपल से समझ लो इम्प्योर है, ऑक्सीजनेटेड मतलब समझ लो कि वो आपका प्योर ब्लड है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर, ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वहां पे CO2 प्रेजेंट है, ऑक्सीडेंट मतलब वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है जो कि अपनी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? एक तो आपका आर्टरी कैरी करता है और दूसरा आपका पल्मोनरी वेन, ठीक है। इतना याद हो गया। मैंने क्या बोला? ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। जो राइट वाला पार्ट होगा, राइट वाला पार्ट, उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और जो लेफ्ट वाला पार्ट रहेगा उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, ठीक है। टोटल 4 वेसल्स बताई। राइट वेंट्रिकल से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है एओर्टा, लेफ्ट आर्टरिया से निकल रहा है पल्मोनरी वेन और राइट आर्टरिया में आ रहा है वेना कावा, आ रहा है यहाँ पे। ये 4 वेसल्स का नाम याद रख लो। और राइट साइड में कौन सा ब्लड है, लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड है, ये याद कर लो। जो लेफ्ट साइड है वहां पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और जो राइट साइड है वहां पे हमेशा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा। चलो अभी डबल सर्कुलेशन कैसे, ही हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इधर से भी ब्लड आ रहा है, इधर से भी ब्लड आ रहा है, दो साइड से ब्लड आ रहा है ना, दो साइड से ब्लड निकल रहा है, यही होता है आपका डबल सर्कुलेशन, और तो कुछ है नहीं आई थिंक। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 4 चैम्बर हार्ट है, राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकली है? राइट वेंट्रिकल से। एओर्टा कहाँ से निकला है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया है? लेफ्ट आर्टरिया में। और राइट आर्टरिया में कौन आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेकर के आया? ये तो बताया ही नहीं। यहाँ पे लाया वेना कावा, यहाँ लाया है वेना कावा, यहाँ लाया है पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ से, चलो इतना देख लेते हैं यहाँ से कि इन फिशेस द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो फिश होता है, फिश में हार्ट हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप करेगा, हमेशा वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही निकलेगा। तो वो प्योर कहाँ पे हो रहा है? प्योर होता है बाय गिल्स के थ्रू। गिल्स उसको ऑक्सीजनेटेड बनाता है और वहां से बॉडी पार्ट्स में भेज देता है, जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से निकलेगा और जाएगा हार्ट के पास। इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। फिर बात की गई एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है कि जो लेफ्ट आर्टरिया है, लेफ्ट आर्टरिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा गिल्स से, और जो राइट आर्टरिया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा बॉडी के अदर पार्ट से। यही तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड आएगा, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो आया है गिल्स के साइड से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। बॉडी हमेशा इंप्योरिटीज निकालेगी, बॉडी हमेशा इंप्योरिटीज निकालेगी, प्योर चीजें लेगी, प्योर ब्लड लेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी। जो रिलीज करेगी वो हमेशा
हमेशा टॉक्सिन्स होता है। आप बताओ, खैर चलो आपके पास इतना दिमाग नहीं होता कि कौन सी अच्छी चीज लेना है, कौन सी बुरी चीज निकालना है। आप बुरी चीज लेते जाते हो, अच्छी चीज निकालते जाते हो। बट अपन की जो बॉडी है वो ऐसा नहीं करती। हमारी जो बॉडी है अच्छी चीजें लेती है, टॉक्सिन्स बाहर निकालती है। तो जब भी बॉडी की बात की जाएगी, वहां से हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। क्या निकलेगा? हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, खो जाता है बार बार। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में क्या होता है कि जो लेफ्ट आर्टरिया है, लेफ्ट मैंने क्या बोला, राइट साइड इधर, लेफ्ट साइड इधर, तो लेफ्ट आर्टरिया क्या करता है, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा। लेफ्ट पार्ट हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। कौन कौन देगा ऑक्सीजन ब्लड? गिल्स से। राइट आर्टरिया हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। वो कौन किससे लेगा? बॉडी पार्ट से लेगा। और कहाँ मिक्स हो जाते हैं? सिंगल वेंट्रिकल में। ठीक है, सिंगल वेंट्रिकल में मिक्स हो जाएंगे। अब इसके बाद बात की जा रही है बर्ड्स की, मैमल्स की और क्रोकोडाइल की। बर्ड्स एंड मैमल ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, यहाँ से देख लो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चित्र की जरूरत पड़ेगी, डायग्राम। थोड़ा आप भी ना ऐसे पेन चलाना। इधर है राइट आर्टरिया, इधर है लेफ्ट आर्टरिया, इधर है राइट वेंट्रिकल, इधर है लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो, इधर से आएगा हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर से आएगा हमेशा, इसको हटा दिया जाए क्या, इधर से हमेशा आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। देख लो, यही चीज लिखा हो गया कि इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड आता है लेफ्ट साइड से, ऑक्सीजनेटेड आता है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट आर्टरिया से आ रहा है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? राइट आर्टरिया से, राइट आर्टरिया से। अब ये कहाँ पास हो जाएंगे? वेंट्रिकल्स में पास हो जाएंगे, अपनी सेम साइड के। देखो, जब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरिया में आता है तो वहां से पास हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट आर्टरिया में आता है, वहां से वो पास हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। द वेंट्रिकल पंप्स इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग। अब यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होती, लेकिन जब हम लोगों ने इनकम्प्लीट सर्कुलेशन देखा था, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स का देखा था, वहां पे मिक्सिंग थी। बट यहाँ पे दो अलग अलग वेंट्रिकल्स है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द वेंट्रिकल पंप इट आउट। जो ब्लड मिला वेंट्रिकल को, वो एज इट इज इसको बाहर की तरफ पंप कर देगा विदाउट एनी मिक्सिंग। अब ये इसको बाहर पंप करेगा, किसमें पंप करेगा? जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा ये जाएगा एओर्टा के थ्रू, और जो निकलेगा राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। Two separate circulatory pathways are present in these organism. These animals have double circulation. ठीक है, इनमें डबल सर्कुलेशन होता है। दो अलग सर्कुलेटरी पाथवे होंगे। आप अभी देखोगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन देखोगे और पल्मोनरी सर्कुलेशन देखोगे, दोनों देखोगे। ठीक है ना। अब क्या लिखा गया है कि लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग यहाँ से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया? देखो, अगर आपको समझ में आएगा ना तो मुझे कमेंट में अच्छा फीडबैक दे सकते हो। नहीं समझ में आएगा तो भी आप जेन्युइन फीडबैक बुरा भी दे सकते हो, बट जेन्युइन, ये नहीं कि बुराई करनी आई तो फिर आप लोग बहुत तेज हैं, कुछ भी बोल देंगे। चलो देखो, इतने में मेरा सेटअप आज गिरने लग रहा है। वेट फाइन। देखो, इतने में कुछ ऐसा खास नहीं लिखा गया है, हालांकि खास बहुत लिखा गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको नहीं समझ में आएगा। सिर्फ ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की गई थी। उसके बाद जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की गई तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए गए कि हम लोग कुछ एनिमल्स में 2 चैम्बर हार्ट देखते हैं, कुछ में 3 चैम्बर हार्ट देखते हैं, कुछ में 4 चैम्बर हार्ट देखते हैं। करेक्ट। तो जो उसमें 2 चैम्बर हार्ट देख रहे हैं वो है आपका फिशेस। फिशेस में क्या होता है कि हार्ट हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा। हार्ट हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, भेजेगा गिल्स के पास, गिल्स उसको प्योर करेगा, भेज देगा बॉडी पार्ट्स के पास, बॉडी से वापस से डीऑक्सीजन ब्लड निकलेगा, जाएगा हार्ट के पास। ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, जिसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। फिर नेक्स्ट आया आपका एम्फीबिया रेप्टाइल्स। एम्फीबिया रेप्टाइल्स में क्या होता है कि जो मैंने क्या बोला, राइट साइड में हमेशा इम्प्योर ब्लड आएगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और सिंगल वेंट्रिकल है एम्फीबिया रेप्टाइल्स में, तो वहां पे जाके मिक्सिंग हो जाती है। यहाँ पे इनकम्प्लीट सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि वेंट्रिकल में जाके ब्लड मिक्स हो जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे बर्ड्स और मैमल्स का। बर्ड्स और मैमल्स में क्या होगा, आपको प्रॉपर इस तरीके से हार्ट के 4 चैम्बर देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड से प्योर ब्लड आएगा, राइट साइड से इम्प्योर ब्लड आएगा। ये अपने सेम साइड के वेंट्रिकल में पास डाउन करेगा, फिर वहां से अलग अलग चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है जहां जाना होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू चला जाता है। अब कहां जाना है ये हम लोग अभी आगे डिटेल में देखेंगे कि कहां जा रहा है। ठीक है,
और इसलिए बोलते हैं कि इसमें आपको प्रॉपर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, प्रॉपर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर चैम्बर हार्ट। थोड़ा जल्दी करते हैं ना। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक मिनट ना, हाँ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है, जिसमें कि आपका एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है एंड ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स भी होती हैं और ब्लड होता है, ठीक है, जो कि फ्लूइड आपका सर्कुलेट होगा, ब्लड ही तो होगा ना जो आपके हार्ट में सर्कुलेट होता रहता है। हार्ट कैसा है? हार्ट मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है। 3 डर्मल लेयर हम लोगों ने देखे थे, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म। हार्ट कैसा है? मेसोडर्मली डिराइव्ड है। थोरेसिक हम लोगों ने क्या देखा है? थोरेसिक चैम्बर था, ठीक है, थोरेसिक कैविटी थी, उसमें एक साइड ये लंग था, एक साइड ये लंग था, ठीक है, टोटल 2 लंग प्रेजेंट होते हैं। तो थोरेसिक कैविटी में जो लंग प्रेजेंट है उसी लंग के बीच में आपका हार्ट प्रेजेंट होता है और हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है, हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। तो यही लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि हार्ट कैसा है? मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। कहाँ पे सिचुएटेड है? थोरेसिक कैविटी में, इन बिटवीन द 2 लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में। स्लाइटली टिल्ट है लेफ्ट साइड की तरफ, स्लाइटली टिल्ट है लेफ्ट साइड की तरफ। और साइज कितना बड़ा है? क्लेंज्ड फिस्ट की तरफ, बंद मुट्ठी की साइज जितनी होती है इतना ही बड़ा आपका हार्ट होता है। कितना? इतना ही बड़ा आपका हार्ट होता है। क्लेंज्ड फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी। इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग, जिसको कि पेरिकार्डियम बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन बैग से कवर्ड होता है, जिसको पेरिकार्डियम बोल रहे हैं। इंक्लोजिंग ए पेरिकार्डियल फ्लूइड, अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड आपका प्रेजेंट होता है। अब बात की जाएगी यहाँ से कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कैसा होता है, कौन से चैम्बर का साइज बड़ा होता है, कौन से चैम्बर की साइज छोटी होती है। आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। हमारे हार्ट के पास टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 रिलेटिवली स्मॉलर अपर, जो अपर के हैं। देखो हम लोग क्या देखते हैं, बहुत खराब बन गया क्या? कुछ इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा राइट आर्टरिया, ये होगा लेफ्ट आर्टरिया, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इन्होंने ये बोला कि हमारे हार्ट में जो 4 चैम्बर्स हैं, 2 रिलेटिवली स्मॉलर चैम्बर्स हैं। जो अपर साइड के चैम्बर्स हैं ये स्मॉलर हैं, जो लोअर साइड के चैम्बर्स हैं ये बड़े साइज के हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कि जो आर्टरिया है, ठीक है, ये दोनों आपके स्मॉल हैं, ठीक है, वेंट्रिकल आपके लार्ज हैं। अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, ठीक है। आर्टरिया टू लार्जर वेंट्रिकल हो गया। ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर आर्टरियल सेप्टम। अब देखो राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, राइट आर्टरिया लेफ्ट आर्टरिया के बीच में यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट होता है। उस सेप्टम को क्या बोलते हैं? इंटर आर्टरियल सेप्टम। इंटर आर्टरियल सेप्टम। इंटर आर्टरियल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आर्टरिया के बीच में प्रेजेंट है। अगर वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता तो क्या बोलते? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और अगर आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है तो क्या बोलते? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोला मैंने? हार्ट है, उसके 4 चैम्बर हैं, ठीक है। हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर हैं। आर्टरिया जो है, आर्टरिया स्मॉलर है और वेंट्रिकल बड़े हैं, करेक्ट। आर्टरिया के बीच में, दोनों आर्टरिया के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। और अगर वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और अगर आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम प्रेजेंट होगा तो इसको बोलेंगे आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। क्या लिखा है? ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर आर्टरियल सेप्टम सेपरेट राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया। एक सेप्टम प्रेजेंट होता है। सेप्टम कौन सा है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। किसको सेपरेट करेगा? लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को। और उसी तरीके इंटर आर्टरियल सेप्टम किसको सेपरेट करेगा? राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया को। द आर्टरियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय द थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो, एक राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, एक इनको सेपरेट करेगा। तो जो इनको सेपरेट किया वो था आपका इंटर आर्टरियल सेप्टम। जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट किया ये था आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम खत्म। अब इधर आर्टरिया, इधर वेंट्रिकल। अब जो आर्टरिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा ये होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो इसमें दोनों का नाम आ जा रहा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कैसा है? थिन है या थिक है? तो ये आपका थिक होता है और फाइब्रस होता है। कैसा है? थिक है और फाइब्रस है। इसके बाद देखो, ईच ऑफ दी सेप्टा आर प्रोवाइडेड, कहाँ गया? हाँ, ईच ऑफ दी सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग थ्रू विच द 2 चैम्बर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड।
ठीक है। दोनों साइड जो कनेक्टेड है वहां से ओपनिंग को रेगुलेट करेंगे। द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय द वॉल। देखो अब यहाँ पे आपको दो वॉल्व देखने को मिलेंगे। जो लेफ्ट साइड में वॉल होगा वो होता है बाइकस्पिड वॉल्व, और जो राइट साइड में होता है वो होता है ट्राइकस्पिड। मैंने कैसे याद किया, लेफ्ट को हिंदी में बोलते हैं बायां, बा से बायां और बी से बाइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है आपका, ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब इसके आगे आप देखोगे कि जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो करेगा तो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी थी, पल्मोनरी आर्टरी और जो आपका एओर्टा था, यहाँ पे भी आपको वॉल्व देखने को मिलेंगे, और वो वॉल्व होता है कौन सा, सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व। देखो कहाँ गया, राइट आर्टरिया एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय द वॉल्व फॉर्म्ड बाय द थ्री मस्कुलर फ्लैप। थ्री मस्कुलर फ्लैप है इसलिए उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है, जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलेंगे। और वहीं पे बाइकस्पिड वॉल्व या माइट्रल वॉल्व, याद रखिएगा बाइकस्पिड को बाइकस्पिड ना बोल के कई बार माइट्रल वॉल्व भी बोला जाएगा। क्या बोला जाता है, माइट्रल वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट था, ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट था राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल में, करेक्ट। बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होगा, लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्या प्रेजेंट होगा, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होगा। इसके बाद द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। जो राइट वेंट्रिकल थी, राइट वेंट्रिकल क्या, सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है, गारंटी। देखो राइट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग थी पल्मोनरी आर्टरी में, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में खुल रहा था, यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में ओपन होगा, यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट होंगे। वो कौन सा वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोलेंगे, सेमी ल्यूनर वॉल्व। द वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड। वॉल्व है क्यों, वो ब्लड के फ्लो को अलाउ करते हैं। क्या दोनों डायरेक्शन में करते हैं, नहीं, सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करेंगे, ठीक है, इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द आर्टरिया टू द वेंट्रिकल। आर्टरिया से वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से आपको पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में पास कर जाता है। एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा दीज वॉल्स आर प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। इनकी वजह से कोई भी बैकवर्ड फ्लो नहीं हो पाता। इतना था आपका बेसिक सी चीजें, यही है आपका पूरा। चलो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो साथ साथ देखते हुए चलना। ये आपका हार्ट है, ठीक है ना, ये आपका हार्ट है, करेक्ट। कितने चैम्बर का है, 4 चैम्बर का है। क्या चारों चैम्बर्स थे इक्वल साइज के थे, नहीं, जो आर्टरिया था वो स्मॉलर साइज का था। आपको दिख रहा होगा कि आर्टरिया मैंने स्मॉल बनाया भी है ताकि आपको समझ में आए, ये मत सोचिएगा कि मेरे से गलती से बनाया, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद देखो राइट आर्टरिया, राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद उन्होंने बोला कि जो राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया होता है इसके बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है। इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, सेप्टम प्रेजेंट होगा। तो जो आर्टरिया के, दोनों आर्टरिया के बीच में सेप्टम प्रेजेंट है, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। और जो दोनों वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये थिन है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये तो बात हो गई कि आर्टरिया के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है। अगर ये बात की जाए कि आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है, अब तक हम लोगों ने क्या बोला, दोनों आर्टरिया के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है। अब बात की जा रही है कि अगर आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में कोई सेप्टम प्रेजेंट है, जो सेप्टम प्रेजेंट है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे एट्रियो, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक मिनट। तो जो आपका आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। कैसा होता है, थिक एंड फाइब्रस। कैसा है, थिक एंड फाइब्रस, करेक्ट। कैसा है, थिक एंड फाइब्रस। अब एक बात बताओ, राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होगा, और सेम आपका लेफ्ट आर्टरिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा। तो जो लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे, यहाँ के वॉल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या, बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। मैंने कैसे याद किया था, बी से बाइकस्पिड वॉल्व और बी से ही आपको बायां होता है। बायां मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट को हिंदी में बायां बोलते हैं, या इसी को माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, माइट्रल
वाल्व भी बोलते हैं। और जो राइट साइड में वाल्व प्रेजेंट होगा ये होता है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। 3 फ्लैप्स होते हैं, क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब एक बात बताओ, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से ब्लड फ्लो किसके थ्रू होगा? तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल से फ्लो करेगा ये करता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से करता है ये करता है एओर्टा के थ्रू। अब इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे कुछ वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होंगे। अब ये वॉल्व, इस वॉल्व को क्या कहेंगे? ये इस वॉल्व को कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, और दोनों साइड सेम वॉल्व होगा, सेमी ल्यूनर वॉल्व, दोनों साइड सेम वॉल्व होगा। अब एक बार बताओ, ये वॉल्व करा क्या रहे हैं? ये वॉल्व क्या कराते हैं? ये वॉल्व क्या कराते हैं कि ब्लड अगर एक बार यहां से यहां आया, ब्लड एक बार यहां से आया तो ये सीधे यहां से यहां आएगा, यहां से यहां चले, मतलब एक डायरेक्शन में। ऐसा नहीं होगा कि ब्लड आपका यहां से यहां भी आ रहा है, फिर यहां से यहां भी चला जा रहा है, लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरिया में चला गया। ऐसा नहीं होता है। ये जो वॉल्व है ना, ये वॉल्व है, ये वॉल्व क्या करता है? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या करता है? जो बैकवर्ड ब्लड का फ्लो ना हो पाए उसको प्रिवेंट करेगा। जब ब्लड आ जाएगा वो आपका बंद हो जाएगा, ठीक है? बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देता है ब्लड का, ठीक है? तो अगर पूछा जाए कि जो बैकवर्ड फ्लो होता है वो किसकी वजह से रुक रहा है, बैकवर्ड फ्लो किसकी वजह से नहीं हो पा रहा है हार्ट में, वो इन्हीं वॉल्व की वजह से नहीं हो पाता। चाहे ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा, चाहे बाइकस्पिड वॉल्व होगा, चाहे आपका सेमी ल्यूनर वॉल्व होगा, इसी की वजह से नहीं हो पाता। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखो, इसके बाद यहां से स्टार्ट होगा आपका ऐसे नोड वाला पार्ट। इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, पूरा हार्ट आपका कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ आर्टरिया, जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा हर एक लाइन कि जो वॉल्स होती हैं वेंट्रिकल्स की वो थिक होती हैं इन कंपैरिजन आर्टरिया। किसकी वॉल थिक है? वेंट्रिकल्स की। किसकी साइज ज्यादा है? वेंट्रिकल्स की साइज ज्यादा है, ठीक है? तो वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक होती है इन कंपैरिजन आर्टरिया। ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। अब नोडल टिश्यू भी हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? देखो, ए पैच ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू का एक पैच आपके राइट आर्टरिया के राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। राइट आर्टरिया के राइट कॉर्नर, याद रखिएगा, राइट आर्टरिया के राइट कॉर्नर पे क्या बोलते हैं? ऐसे नोड बोलते हैं, ठीक है? एक पैच यहाँ प्रेजेंट होगा, एक पैच आपका यहाँ लोअर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होगा जिसको बोलते हैं एबी नोड, ठीक है? एबी नोड बोलते हैं। क्या होता है जब यहाँ पे कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है कि यहां से जाएगा एबी नोड के पास, एबी नोड क्या बनाता है? एबी बंडल, एबी नोड बनाएगा एबी बंडल, एबी नोड बनाता है एबी बंडल। हर चीज आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। देखो, a patch of the tissue is present in the right upper corner of the right arteria। देखो कहां गया ये राइट आर्टरिया, राइट आर्टरिया के राइट कॉर्नर में अपर साइड प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? आपका ऐसे नोड प्रेजेंट है जिसको साइनो आर्टरियल नोड बोला जाता है। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर। देखो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में भी प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? उसको एबी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। अब एवी नोड से जो निकलेगा उसको बोलते हैं एवी बंडल। एवी नोड से क्या निकला? एवी बंडल। एवी नोड से क्या निकला? एवी बंडल। इसको बंडल ऑफ हिस्ट्री भी कह सकते हो। कंटिन्यू करता है फ्रॉम द एवी नोड, एवी नोड से बंडल एवी बंडल निकलता है, कहां जाता है? पास करता है किसके थ्रू? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू पास करता है और इमर्ज करता है ऑन द टॉप ऑफ द इंटरल वेंट्रिकुलर सेप्टम और इमीडिएटली डिवाइड कर देगा राइट एंड लेफ्ट बंडल्स में। दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर। देखो यहां से जब एवी बंडल निकला, ठीक है, इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम क्रॉस किया, एवी बंडल निकला, इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम क्रॉस किया, इसके बाद ये फाइबर्स में डिवाइड करके पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैल जाता है, ठीक है? पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैल जाता है, ठीक है, फाइबर्स के फॉर्म में। अब ये जिन फाइबर्स के फॉर्म में फैलता है इसी को बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर। हम लोगों ने क्या देखा? ऐसे नोड था, ऐसे नोड था, कौन सी साइड? राइट साइड, राइट आर्टरिया के राइट कॉर्नर प्रेजेंट था। दूसरा पैच कहां प्रेजेंट था? लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एवी नोड। एवी नोड से निकलता है एवी बंडल, एवी बंडल क्रॉस करता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम को, वहां से जाएगा दोनों वेंट्रिकल में और फाइबर्स के फॉर्म में पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस फाइबर को क्या बोलते हैं? पुर्किंजे फाइबर बोला जा रहा है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि एवी नोड विच पासेस थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, सॉरी, एवी बंडल निकलता है एवी नोड से, पास करता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम को और टॉप पे ही जाकर के डिवाइड हो जाएगा राइट एंड लेफ्ट बंडल में। राइट एंड लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि राइट और लेफ्ट आर्टरिया में जाना, सॉरी वेंट्रिकल में जाना है ना, वहां से माइन्यूट फाइबर बनाएगा और पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में डिवाइड हो जाएगा जिसको पुर्किंजे फाइबर बोलते हैं। पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैल जाता है वो फाइबर जिसको क्या बोलते हैं? पुर्किंजे फाइबर। क्या था?
ऐसे नोड ऊपर, नीचे एवी नोड से निकला एवी बंडल एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद दोनों साइड के रिस्पेक्टिव साइड में डिवाइड कर गया फाइबर्स के फॉर्म में। जो फाइबर्स के फॉर्म में डिवाइड किया उसको पुर्किंजे फाइबर कहा गया, और पुर्किंजे फाइबर पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैल जाता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, पुर्किंजे फाइबर हो गया। द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। जो नोडल मस्कुलेचर होता है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को अपने हार्ट के पास ये इतना कैपेसिटी होती है, क्योंकि वहां पे ऐसे नोड प्रेजेंट है, वो खुद ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, करता है, उसे किसी बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं है, इसीलिए क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल बोला जाता है। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different part of the nodal system। अलग अलग नोडल सिस्टम पे ये जो नंबर है वो अलग अलग होता है। ऐसे नोड जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो होता है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि क्या हर जगह नंबर सेम होता है। यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different part of the nodal system। अलग अलग नोडल सिस्टम पे अलग अलग एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ऐसे नोड पे अलग होगा, एवी नोड पे अलग होगा। ऐसे नोड कितना करता है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, इतना करता है ऐसे नोड। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदम कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जब हम लोग रेगुलेशन देखेंगे हार्ट का, वहां पे हम लोग ये चीज देखते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पेसमेकर, इसलिए इसको पेसमेकर भी बोला जाता है। आवर हार्ट नॉर्मली बीट करता है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, और एवरेज होता है 72 टाइम्स पर मिनट। जब भी आप लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपका हार्ट बीट चेक करता है, वो यही चेक करता है कि आपका हार्ट बीट कितने टाइम, 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है। ऐसा नहीं आप नोटिस करते हो वो 1 मिनट लगा के बैठा रहता, नहीं, वो लोग उस चीज को डिवाइड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 सेकंड में इतना करे, 15 सेकंड में, उस हिसाब से वो लोग अपना निकाल लेते हैं। तो कितना करता है पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है। पता नहीं आपको कभी कंफ्यूजन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि देखो जब हम लोग बहुत छोटे होते हैं ना, तो उस टाइम से ही क्या हम लोगों ने सुने होते हैं कि ठीक है हार्ट बीट करता है, हार्ट बीट रेट क्या होता है 72 टाइम्स पर मिनट। ये हम लोग बचपन से सुनते चले आते हैं जब बहुत छोटे होते हैं। तो हमें क्या लगता है कि जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो भी सेम है। पता नहीं आपके साथ हुआ या नहीं हुआ, या फिर हम ही इतना डम थे। तो मुझे लगता था कि 72 टाइम्स ही हर चीज होती है अपनी बॉडी के अंदर, कि हम सांस भी उतनी बार ले रहे हैं, मतलब कभी उतना सोच नहीं पाया, बचपन की बात है, अभी नहीं ना। फिर जब ब्रीदिंग चैप्टर आया है उसमें लिखा है कि 12 to 16 टाइम्स हम लोग 1 मिनट में ब्रीद करते हैं, 12 to 16 टाइम, ठीक है, स्पायरोमीटर से मेजर किया जाता है 12 to 16 टाइम। और हार्ट बीट रेट क्या होता है 12 to 16 टाइम ब्रीदिंग रेट है पर मिनट में, और 70 से 75 बार अपना हार्ट बीट करता है पर मिनट में। मतलब 12 से 16 बार हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसके बाद हार्ट बीट कितनी बार कर रहा है 70 से 75 बार। देखो इतना सा था आपका। इसके बाद अपना बचेगा कार्डियक साइकिल। मैंने सोचा था एक में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी आपका नेक्स्ट डे आ जाएगा, ये मत सोचिएगा कि पहले के बाद 1 महीने बाद दूसरा आ रहा है तो ये भी 1 महीने के बाद आएगा, तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ इशूज थे। बाकी अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट आता है, आप कोई भी ऐसा चैप्टर है जो कि आप पहले करना चाहते हो, तो उसको भी आप मुझे बता सकते हो। ये चैप्टर हम बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि डबल सर्कुलेशन क्या है। डबल सर्कुलेशन का मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, अगर आपको सिर्फ डबल सर्कुलेशन देखना है आप वहां से जाके देख सकते हो, बाकी साथ साथ तो पढ़ाया जाएगा। इसके बाद या तो मेरा टारगेट रहेगा कि पूरा पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म कर लिया जाए, फिर प्लांट फिजियोलॉजी पे शिफ्ट किया जाए, बाकी इसके बाद अपनी पूरी 11th क्लास की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। और बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे वन शॉट कैसे, लाइव में स्टार्ट करेंगे, पूरा ट्राई रहेगा। कोई भी आपका डाउट आता है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल के कमेंट में भी जाकर के आप बता सकते हो कि मैम ये मेरा डाउट है, ठीक है मैम ये मेरा डाउट है, या फिर कोई भी चीज आपको ऐसी लग रही है कि मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया या फिर थोड़ा स्लो कर दिया, वो भी आप मुझे अपना जेन्युइन फीडबैक कमेंट में जाके दे सकते हो। और जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो अब कोई मुहूर्त नहीं निकलने वाला, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर भाई टाइम और पैसा मत वेस्ट करो, ठीक है, टाइम और पैसा मत वेस्ट करो। पता नहीं क्यों आपको समझ नहीं आता, ठीक है, ये बात मुझे पता है कि एक टाइम पे मुझे भी नहीं समझ में आता था। हर किसी का ना अपना एक एज होता है, एक एज पे, और जब वो वक्त निकल जाता है ना तब उसे रियलाइज होता है। तो हर किसी के टाइम एक फेज आता है। अगर आपकी देखो, अगर आपकी एज ग्रुप है ना 18 से 20-21 साल के बीच में,
तो ठीक है। बाकी अगर आप इसके तो भी ठीक नहीं है, तो भी आपको सीरियस होना चाहिए, बट ठीक है, चलो उस टाइम पे इंसान गलती करता है। बट अगर आप लोग उससे ज़्यादा हैं, तो अभी वो टाइम नहीं बचा है कि आप मौज-मस्ती में निकाल सको, आप पढ़ो मत। पढ़ाई को लेके सीरियस रहो, क्योंकि आप लोग उस जनरेशन में नहीं हो, जहाँ पे आप लोग 5, 7 साल, 8 साल, 10 साल तैयारी कर सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर सीरियस हो, तैयारी करके निकलो, घर से भी हो सकती है। पहले एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था कि घर से पढ़ाई नहीं होती, तो अभी आपकी घर से भी हो सकती है, हर एक चीज़ पॉसिबल है। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है ना कि आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मैं घर से दूर रहता हूँ तभी मेरी पढ़ाई होती है। देखो बेटा, ये सारा ना सब कुछ सिर्फ बहाना होता है। अगर आपको पढ़ना है ना, तो आप पढ़ लोगे, कहीं से भी रह के पढ़ लोगे, सिंपल सी चीज़ है। बाकी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सच में बहुत कम बचा हुआ है। देखो, नवंबर ऑलरेडी जा चुका है, 1 दिन और बचा है नवंबर में, उसके बाद आपके पास सिर्फ 5 महीने बचे रह जाएंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है, 5 महीने बचेगा। पेपर इजी आएगा, टफ आएगा, किसी को कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से पढ़ना है। तो आपको बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक जाना होगा। जैसे अभी तक क्या था कि कैसे भी पढ़ लिया, हवा में पढ़ लिया, 650 नंबर आ रहा है, कट ऑफ जा रहा है, तो ठीक है, उतने में कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे। लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ आ जाएगा, तो आपके बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से होना चाहिए, आपको कई बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए डिले मत कीजिए, बिल्कुल भी डिले मत कीजिए, ठीक है, बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू।